हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन में। चैप्टर की शुरुआत होती है क्लासरूम से, जहां स्टूडेंट्स आपस में बतिया रहे होते हैं। कल तो अवेकनिंग सेरेमनी है, क्या तुम चिंतित नहीं हो? यार मुझे नहीं पता किस प्रकार का टैलेंट मैं अवेक करूँगा। तभी एक स्टूडेंट कहता है, ब्रदर मो उठ जाओ जल्दी, यहाँ मत सो। उसकी आवाज़ सुन के ब्रदर मो की आंखें खुलती है और वो क्लासरूम को देखकर चौंक जाता है और सोचता है आखिर यहाँ कहाँ हूँ मैं। तभी उसका सर जोर से दर्द करने लगता है। फिर हमें इस प्लेनेट के बारे में बताया जाता है। इस प्लेनेट को ब्लू स्टार कहा जाता है और इसका सरफेस जो है वो अर्थ से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन 100 साल पहले की एक दुर्घटना ने इसे पूरी तरीके से बदल के रख दिया, जहां मिलियंस ऑफ मॉन्स्टर ने अटैक किया, जिस चक्कर में अनगिनत जानें गई। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ के जो इंसान थे वो बचपन से ही किसी न किसी यूनिक टैलेंट के साथ पैदा होते थे। जब तक तुम अवेकनिंग ट्रायल पास कर लेते हो और अपने प्रोफेशन को चेंज कर लेते हो, तब तक तुम मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट कर सकते हो। इसलिए सभी लोग खुद को ताकतवर बनाने में लगे हैं ताकि वो वर्ल्ड के इलाइट बन सकें। फिर से हम स्टोरी लाइन में वापस आते हैं, जहां ब्रदर मो अभी भी आश्चर्य में होता है। वो सोचता है क्या ये सब चीज़ें वैसे ही नहीं है जैसे मैं जो गेम खेलता था जेनेसिस। ऐसा लगता है कि मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ और जो मैं गेम खेलता था पिछली दुनिया में वो भी रियलिटी के साथ जुड़ चुका है। पिछली बातें अगर मैं सोचूं तो मैं सभी प्लेयर्स को हरा दिया था और बस एक कदम दूर था टॉप प्लेयर्स की सूची में आने से। लेकिन मेरे स्किल कूलडाउन और डैमेज लिमिट के कारण मैं फाइनल बॉस के द्वारा समनिंग किए गए मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक सका। छह, मैं बस एक कदम दूर था गॉड लेवल तक पहुंचने से। ये सब वो सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीठ पे कोई हाथ मारता है और कहता है, यो क्या तेरे पास अभी भी समय है दिन में सपना देखने का? बर्दरमो उसे देखता है और पहचान के कहता है, ली होंग, यार मुझे नहीं लगा था कि तू भी मेरे साथ उस दुनिया से क्रॉस करके इस दुनिया में आ जाएगा। ली होंग उसकी बातें सुन के एकदम से चौंक जाता है और कहता है, क्या क्रॉस? ऐसे समय में भी तू मजा करने और गेम्स खेलने के बारे में सोच रहा है? यहाँ तक कि स्मार्ट बच्चे का भी दिमाग गर्म है। अगर वो इतना चिंतित हैं तो मैं खुद क्या ही कर सकता हूँ। बदरमुंह सोचता है, ली होंग का हुलिया और उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही है जैसे मेरे पिछले जीवन में था। ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी और रहने का तरीका दोनों दुनिया का ज़्यादा अलग नहीं है। ली होंग कहता है, यार मैं बहुत चिंतित हूँ। अवेकनिंग टैलेंट सेरेमनी पूरे जीवन में बस एक बार आता है। अगर मैं कल स्कूल की सेरेमनी पास नहीं करूँगा तो मेरा बाप पक्का मुझे मार देगा। बर्दरमुंह के दिमाग में आता है, अगर मैं जेनेसिस गेम के बारे में सोचूं तो तुम्हें अपने टैलेंट अवेक करने के लिए बस नोविस रेलम में अवेकनिंग स्टोन को छूना होता था। तभी ली होंग कहता है, बर्दरमुंह कल मैं जीवन और मृत्यु फेस करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी तरफ मदद की हाथ नहीं बढ़ा सकते? उस पे बर्दरमुंह कहता है, वेल इसके लिए तुम्हें अच्छे से बताने की ज़रूरत है कि तुम्हें कैसी मदद चाहिए। तो इस पे ली होंग कहता है, मेरा कोई बड़ा इच्छा नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि मैं आराम से अपना टैलेंट अवेक कर लूँ। इससे मैं भी खुश हो जाऊंगा और मेरा बाप भी। तुम हमेशा क्लास में टॉप 3 में आते हो, क्या तुम अंतिम क्षण में अपने दोस्त की ओर मदद की हाथ नहीं बढ़ा सकते? फिर बदरमुंह सोचता है, गेम बस गेम है और उसका तुलना वास्तविकता के साथ नहीं किया जा सकता। अगर मैं अपनी गेमिंग एक्सपीरियंस और स्किल के आधार पर भी सोचूं तो मुझे नहीं पता कि ये वर्ल्ड जेनेसिस गेम से कितना मिलता जुलता है। मुझे ये खुद से पता करना होगा। इतने में ली होंग पूछता है, तो क्या तुमने कोई उपाय सोचा? इस पे बर्दरमुंह कहता है, चिंता मत करो यार, पहले मैं सीक्रेट लेरम जाऊंगा और वहीं जाकर कुछ न कुछ सोचूंगा। ये कह के वो वहां से जाने लगता है। तभी ली होंग कहता है, मेरा लक तेरे साथ है ब्रो, अगर मैं पास हो जाऊंगा तो तुझे पूरा साल खाना खिलाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीक्रेट लेरम का एंट्रेंस का सीन, जहाँ बहुत स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं और मॉन्स्टर से लड़ने की स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं। बर्दरमुंह पोर्टल के सामने खड़े होकर सोचता है, लगता है यही एंट्रेंस है, चलो चलकर देखते हैं। जब गेम्स और रियलिटी आपस में फ्यूज हो जाए तो कैसा लगता है देखने में। ये सोचते हुए वो पोर्टल के द्वारा जाने लगता है। पोर्टल से बाहर निकलने के बाद उसके सामने एक विलेज का एंट्रेंस होता है। ये देखकर तो मानो बर्दरमुंह को 440 वोल्ट का झटका लगा। वो सोचा, क्या ये सब कुछ सच है? वो सोचा, क्या ये सब कुछ वैसे ही नहीं है जैसे जेनेसिस गेम में न्यूबी विलेज? ये तो सेम टू सेम उसका डुप्लीकेट है। तभी एक सिस्टम बर्दरमुंह से जुड़ने लगता है। प्रोसेस 50%, 70%, 100%। तभी बर्दरमुंह सोचता है, आखिर क्या है ये सिस्टम? होस्ट से जुड़ना सफल हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम लेवल 1। सिस्टम होस्ट से बताना चाहता है कि आप कोई भी 2 एक्टिव स्किल को अपने पैसिव स्किल में बदल सकते हो। बर्दरमुंह सोचता है, क्या ये सच में एक्टिव स्किल को पैसिव स्किल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है? अगर ये सच है तो ये सिस्टम बहुत पावरफुल है। जेनेसिस गेम में 99% स्किल एक्टिव स्किल होते थे।
और जब तुम एक्टिव स्किल को एक बार इस्तेमाल करोगे फिर उस पर कूल डाउन लग जाएगा। यानी कि अगर तुमने किसी स्किल का इस्तेमाल किया तो हो सकता है उस स्किल को तुम 1 घंटे के लिए नहीं इस्तेमाल कर सको। लेकिन पैसिव स्किल में कोई भी टाइम लिमिट नहीं रहता है। जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ता जाएगा तुम्हारा स्किल भी खतरनाक होता जाएगा, इसलिए पैसिव स्किल इतना रेयर है। मेरे पिछले जीवन में मैं गॉड लेवल तक नहीं पहुंच पाया, इसका एक कारण स्किल कूल डाउन रिस्ट्रिक्शन भी था। हो सकता है इस बार इस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से जो रिग्रेट्स रह गए थे मेरे पिछले जीवन में मैं उसे दूर कर सकूं। तभी सिस्टम की आवाज़ आता है, कृपया वो स्किल सेलेक्ट करें जिसे आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ये सुनकर बदरमो अपने स्किल को देखने लगता है। चलो मैं इसे चुनता हूँ। फिर सिस्टम का आवाज़ आता है, आपने वेब स्लैश स्किल प्राप्त किया, वेब स्लैश लेवल 1। हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है, अगर कोई तुम्हारे 3 मीटर के रेंज में रहेगा तो इस स्किल के कारण उसका डैमेज डबल हो जाएगा। पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन सफल हुआ। वेव स्लैश पैसिव स्किल बनने के बाद ये एक स्वॉर्ड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया और इस स्किल के कारण आप 0.2 सेकेंड के लिए इनविजिबल हो सकते हैं। इस स्किल के इफेक्ट को चेक करते हुए बर्दरमो कहता है, ये सच में इम्प्रूव हो गया और इसके साथ में एडिशनल डैमेज भी जुड़ चुका है। इतने में ही यहाँ एक मॉन्स्टर का आगमन हो जाता है और हम देखते हैं बर्दरमो को, जिसने पहले ही उस मॉन्स्टर को आते हुए नोटिस कर लिया था। वो उस मॉन्स्टर को देखते हुए सोचता है, ये तो लेवल 3 का मिनीटॉर है। ट्रेनिंग ग्राउंड के खतरनाक मॉन्स्टर की सूची में ये भी एक है। इतना वो सोच ही रहा होता है तभी वो मॉन्स्टर अपने जी को लबलबाते हुए उस पर कुल्हाड़ी से हमला करने को दौड़ता है। बर्दरमो सोचता है, सही समय पे आए हो, चलो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ये सोचकर वो अपने स्वॉर्ड से उस पर एक स्लैश मारता है जिससे वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है, जिससे उसे कोई चोट तो नहीं लगता लेकिन उससे गुस्सा अलग आ जाता है। इसी गुस्से में वो दौड़कर एक लॉन्ग जंप मारता है और अपनी कुल्हाड़ी से बर्दरमो पर अटैक करता है, जिससे बर्दरमो बाल बाल बचता है। जिस पे वो मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है, जिससे बर्दरमो अपने स्वॉर्ड से रोक तो लेता है लेकिन सोचता है कि मैं अभी बस लेवल 1 पे हूँ और इस लेवल से मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाऊंगा। इतना वो सोच ही रहा होता है तभी वो मॉन्स्टर फिर से उस पर अटैक कर देता है, जिसे वो अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है लेकिन इस बार उसका स्वॉर्ड काम नहीं आता, जिसे देखकर उसकी हालत पतली हो जाती है। लेकिन उसी बीच सिस्टम एक्टिवेट होता है। वेव स्लैश पैसिव स्किल ट्रिगर हुआ, यूजर अब 0.2 सेकंड के लिए इनविजिबल है। जिसे सुनकर बर्दरमो सोचता है, क्या इसके स्किल को ब्लॉक करने के चक्कर में मेरे पैसिव स्किल का इफेक्ट ट्रिगर हो गया। ये सोचते सोचते वो जल्दी से उसके हमले से बचता है और जाकर उस पर 3 स्लैश मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर दूर जाकर फेंकता है और उसका राम नाम सत्य हो जाता है। उस मॉन्स्टर की मरियल हालत देखते हुए बर्दरमो सोचता है, पैसिव स्किल में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये स्किल ना ही कूल डाउन से ही छुटकारा नहीं दिलाता है बल्कि इसका डैमेज भी बहुत डबल हो चुका है। इस स्किल के साथ जो मैं पिछले जीवन में नहीं कर पाया था वो इस जीवन में कर पाऊंगा। सूरज को ढलते हुए देखते हुए वो सोचता है, पिछले जीवन में मैं जो सब नहीं कर पाया इस जीवन में मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा। तो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बर्दरमो को, जो मॉन्स्टर को घची घची कर रहा होता है। वो पहले ही कई मॉन्स्टर को मौत के घाट उतार दिया होता है और सोचता है, इस नोबिस रेलम में मुझे ट्रेनिंग करते हुए कुछ घंटे तो हो ही गए होंगे और मैं जो गेमिंग खेलता था उसका एक्सपीरियंस भी अब मुझे महसूस हो रहा है। मेरे पिछले जीवन का यादें सब मेरे सामने अब स्पष्ट होते जा रहा है। जब तक मुझे पता चल जाए कि किस रेलम में अवेकनिंग होने वाला है कल, तब तक ली होंग को मदद करना उतना भी मुश्किल नहीं होगा। ये सोचते हुए वो अपने टूटे हुए तलवार को देख रहा होता है। तभी सिस्टम का आवाज़ आता है, होस्ट कृपया आप अपने सेकेंड ट्रांसफॉर्म स्किल को सेलेक्ट करिए जिसे आप अपने पैसिव स्किल में बदलना चाहते हैं। ये सुनकर वो अपने स्किल्स की तरफ एक नज़र डालता है और कहता है, शुरुआत के दिनों में बिगिनर्स के मॉन्स्टर के द्वारा मरने का कारण ये रहता था कि उसके अटैक में ज़्यादा पावर नहीं रहता था और दूसरा कि उसके स्किल कूलडाउन का टाइम बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता था। जबकि मेरे अटैक का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो चलो मैं दूसरा स्किल चुनता हूँ जो कि मेरे कूलडाउन टाइम को हटा सके। वो फिर वेपन स्विच को सेलेक्ट करता है। हमें इस वेपन स्विच के बारे में बताया जाता है, जिसे एक्टिवेट करने के बाद अगर आपको दूसरा वेपन एक वेपन से दूसरे वेपन में चेंज करना होगा तो उसका जो कूलडाउन टाइम होता है वो 30% से कम हो जाएगा। वेपन स्विच पैसिव स्किल में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये कूलडाउन टाइम जो है वो 30% से परमानेंटली रिड्यूस कर दिया जाता है। उसके बाद बर्दरमो अपने इन्वेंट्री को खोल कर कहता है, ये सब जो हथियार हैं वो पहले से ही सभी को दिया जाता है नोबिस रेलम में स्टार्टिंग में ही, लेकिन
अगर आप लड़ाई के दौरान एक वेपन से दूसरे वेपन में स्विच करना चाहेंगे, जैसे कि आप एक तलवार से लड़ाई कर रहे हैं और आपको एक शील्ड की ज़रूरत है, तो अगर आप शील्ड को निकालना चाहेंगे तो आप नहीं निकाल सकते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके चक्कर में बहुत लोग मारे जाते हैं शुरुआत में ही मॉन्स्टर के हाथों से। फिर हमें बर्दरमो का स्टेटस दिखाया जाता है। नेम चैंक्विनमो, लेवल 1, पैसिव स्किल्स वेब स्लैश लेवल 1, वेपन स्विच लेवल 1। इसके बाद चैंक्विनमो कहता है कि जो मेन प्रॉब्लम था वेपन स्विच का वो हट चुका है और कूलडाउन टाइम भी हट चुका है। अब ऐसा लगता है एग्जाम में कि मेरे हाथ में एक चीट कोड लग चुका है। अब सब कुछ तैयार है, बस इंतजार है तो कल के एग्जाम का। ये कहते हुए वो पोर्टल के माध्यम से यहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उस दिन का सीन देखते हैं जिस दिन अवेकनिंग ट्रायल होने वाला होता है, जहाँ पोर्टल के सामने सभी बच्चे जमा हुए होते हैं और आपस में सब लोग चिट चैट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मोटे ली होंग को, जो पीछे से आवाज लगाता है, ब्रो मैं आ चुका हूँ ब्रो, तुमने जो लाने को कहा था वो मैं लेके आ चुका हूँ। मैंने अपने बाप के पैसे का इस्तेमाल किया उस मैप को प्राप्त करने के लिए जहाँ आज का ट्रायल होने वाला है। जो सुनकर बर्दरमो पीछे की तरफ देखता है और ली होंग से कहता है, मैं तुम्हें सलाह देना चाहूँगा कि इसे जोर जोर से मत कहो। अगर सबको पता चल गया कि तेरे बाप ने ये काम किया है तो तू भी जेल जाएगा और तेरा बाप भी जेल जाएगा। जो सुनकर ली होंग कहता है, हाँ यार मैं समझ चुका हूँ, मुझे ये चीज़ जोर जोर से नहीं कहना चाहिए। मैं एक्साइटेड इतना हो गया कि मैं इसे दिमाग में ही नहीं रख सका। फ्लेम फिज्योर। फ्लेम फिज्योर वो रेलम है जिस रेलम में आज अवेकनिंग ट्रायल होने वाला है। ली होंग कहता है, यार मैं ऐसा सुना हूँ कि इस रेलम को प्रोफेसर लू द्वारा चूज किया गया है और प्रोफेसर लू जो है वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस बार का जो ये अवेकनिंग ट्रायल होगा वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। उसकी बातें सुन के बर्दरमो उस मैप की तरफ देखता है और सोचता है, फ्लेम फिजियोरा, अगर मैं सही से याद करूँ तो इस रेलम के जो मॉन्स्टर हैं वो 3 से 10 लेवल तक ही हैं, ये उतना डिफिकल्ट भी नहीं होने वाला है। ये सोचकर बर्दरमो ली होंग से पूछता है, इस रेलम में सबसे हाईएस्ट मॉन्स्टर कौन से हैं जिसे तुम इस रेलम में हरा सकते हो अकेले। इस पे ली होंग जवाब देता है, यार अगर मैं अपना पूरा जी जान लगा दूं तो मैं लेवल 5 तक के मॉन्स्टर को हरा दूंगा। इसकी बातें सुनकर बर्दरमो सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि ली होंग इतना कमजोर होगा। ये सोच के बर्दरमो उसे जवाब देता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तेरे लिए हमें टेढ़े रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दोनों आपस में इसी प्रकार बातें कर ही रहे थे, उसी बीच पीछे से आवाज आता है, तो तुम अपने बाप के पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हो इस असाइनमेंट को पास करने के लिए, हाँ? ये आवाज सुन के ली होंग और बर्दरमो पीछे की तरफ देखते हैं तो हमें दिखाया जाता है एक पीले बाल वाला लड़का और उसके पीछे 2 छपरी। तो पीले बाल वाला लड़का कहता है, क्यों ना तुम इस असाइनमेंट के लिए गिव अप कर दो, क्यों तुम अपने बाप को अंत में शर्मिंदा करना चाहते हो। हमें इस पीले बाल वाले लड़के के बारे में बताया जाता है, इसका नाम मो फेंग है और ये भी रिच किड में से एक आता है, रिच गाइस। जिसकी बातें सुन के ली होंग कहता है, फक यू, तूने क्या कहा अभी। ली होंग को गुस्से में देख के बर्दरमो कहता है, ली होंग शांत हो जाओ। जिस पे ली होंग कहता है, ब्रदर इस बार मुझे मत रोको, आज मुझे इसके साथ सब कुछ सेटल कर ही लेने दो, भले ही इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चले जाए। तभी पीले वाले वाला लड़का ली होंग के पास आके कहता है, ली होंग तेरा क्लासमेट चैंग किन्मो तुझसे ज्यादा समझदार है, उसे पता है तू एक लूजर है, इसलिए वो तुझे लड़ने से रोक रहा है, ना कि तेरे बदले लड़ने आ रहा है। वो इतना बोल ही रहा होता है तभी बर्दरमो उसके पैर पे लात मारता है जिससे वो नीचे जाके गिरता है। जिस पे बर्दरमो कहता है, तुझे ऐसे गिर के माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है गिरे हुए आदमी। जिस पे पीली बाल वाला लड़का कहता है, चैन किन्मो क्या तू जीने से थक चुका है। ये कह के वो गुस्से से बर्दरमो पे एक मुक्का मारता है जिसे बर्दरमो आसानी से अपने एक हाथ से रोक लेता है। जिसे देखकर पीले बाल वाला लड़का सोचता है, यार ये बच्चा कितना स्ट्रांग है। तभी बर्दरमो कहता है, चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं, क्या तेरे में हिम्मत है मुझसे शर्त लगाने की। चल शर्त लगाते हैं, ली होंग का जो स्कोर होगा इस ट्रायल का वो तेरे से ज्यादा होगा। जिसे सुनकर थोड़ी देर के लिए वो सब साइलेंट हो जाते हैं, लेकिन फिर ही हंसने लगते हैं जोर जोर से और कहते हैं, क्या मैंने वही सुना जो तूने कहा। भला एक ऐसा शर्त जिससे मैं जीतने वाला हूँ उसे मैं क्यों ही अस्वीकार करूंगा। लेकिन चल, अगर जो हारेगा उसके लिए शर्त मैं निर्धारित करूंगा, जो भी हारेगा वो प्लेग्राउंड का 10 चक्कर लगाएगा और आने जाने वाले हर इंसान को पापा कहेगा, वो भी 3 बार। अब बता तेरे में हिम्मत है कि नहीं शर्त लगाने की। जिस पे बर्दरमो कहते हैं, चल ठीक है शर्त लगी। जो सुनकर ली होंग की तो फट जाती है। ये बात कि ली होंग ने शर्त लगाया है मो फेंग से, ये तुरंत ही स्टूडेंट के बीच फैल जाती है। लोग बातें करने लगते हैं, क्या ली होंग ने शर्त लगाया, वो भी मो फेंग से, वो भी अपने स्कोर के लिए। ये तो बड़ा ही पागल इंसान है, एक इतना कमजोर स्टूडेंट वो भी टॉप प्लेयर के साथ कम्पीट करना चाहता है। ये तो रिजल्ट पहले से ही निर्धारित है। सब बातें करने लगते हैं कि इस दोनों का जो डिफरेंस है वो कोई छोटा सा डिफरेंस नहीं है जो तुरंत कम हो जाएगा, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, रिजल्ट पहले से ही निर्धारित है।
स्टूडेंट्स के बीच बात चल ही रही होती है, तभी ली होंग कहता है, ब्रदर मो, ये तूने क्या कर दिया? ओए मो, क्या तू पागल हो चुका है? भला मैं कैसे ही जीत सकता हूँ? जिस पे ब्रदर मो कहता है, अबे मुझ पे भरोसा कर भाई। तो कहता है, भरोसा करूँ तुझ पे? अबे किस बात पे भरोसा करूँ मैं बस पास होना चाहता था इस असाइनमेंट में, और अपने बाप के सामने खुद को बहुत शातिर दिखाना चाहता था, जिससे मुझे थोड़ा पैसे मिल सके। लेकिन तूने मेरे नाम पे शर्त लगा लिया, अब मैं क्या करूँगा भाई, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। ली होंग की बातें सुन के ब्रदर कहता है, पहले तो तू खड़ा हो जा और मेरी बातें सुन, सब कुछ सही होगा। उसके बाद वो उसके कान में जाकर कहता है, जिस पे ली होंग कहता है, क्या तू श्योर है इस सब चीज़ों के लिए? जिस पे ब्रदर कहता है, हाँ भाई मैं श्योर हूँ इन सब चीज़ों के लिए। जो सुनकर ली होंग कहता है, ओ भाई मजे आ गए भाई, ये अगर ये सब बातें सही है तो आज मैं मो फैंग को नंगा नाचना चाहूंगा, वो भी बाप बाप कहते हुए। जो सुन के आसपास के सभी स्टूडेंट एक पल के लिए चौंक जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर को, जो कि अनाउंस करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, ये जो ट्रायल है अभी शुरू होने जा रहा है, कृपया टेलीपोर्टेशन पोर्टल से बारी बारी से इंटर करें। जो सुनकर सभी स्टूडेंट्स के बीच माहौल शांत हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स बारी बारी से पोर्टल से जाने लगते हैं ट्रायल के लिए। जाते वक्त ली होंग कहता है, ब्रदर मो, बस तुम देखो मेरा परफॉर्मेंस मैं कैसा करता हूँ। और खुशी खुशी में वो भी पोर्टल के द्वारा जाने लगता है और ब्रदर मो भी पोर्टल के द्वारा चले जाते हैं, जहाँ वो सब कहीं अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट होते हैं। और हम देखते हैं एक डंजन को, जहाँ पे बहुत ही लावा और वोल्केनो भरे पड़े होते हैं, जहाँ पे खड़े होकर ब्रदर मुख कहता है, अगर मैं सही से याद करूँ तो इस डंजन में लावा और वोल्केनो हर जगह है, और इस डंजन के जो मॉन्स्टर होने वाले हैं वो इविल ऑर्क्स और डेमन्स होने वाले हैं। जब मैं इस डंजन के सभी मॉन्स्टर को किल कर दूंगा, उसके बाद इस डंजन का फाइनल बॉस अपेयर होगा, जिसका नाम जेलियन है। पता नहीं क्यों यहाँ खड़े होकर बहुत फैमिलियर सी फीलिंग आ रही है। बहुत समय हो गया है बिगनर्स डंजन को खेले हुए। इतना वो बकवास कर ही रहा था, तभी उसे पीछे से कुछ सेंस होता है, और जब वो पीछे की तरफ देखता है तो हमें बहुत ही भद्दे से हरे कलर के दो मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं, जिसके बारे में हमें बताया जाता है ये हरे रंग के 2 लेवल वाले भद्दे मॉन्स्टर हैं। इतने में ही वो दोनों मॉन्स्टर उछल के बर्दरमो पे अटैक करने को दौड़ता है, जिससे बर्दरमो 2 स्टेप पीछे होके बच जाता है। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो पीछे से भी 3 मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। जब वो अपनी सिचुएशन को अच्छे से भांपता है तो उसे पता चलता है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है। वो सोचता है, जब मैं पास्ट में गेम खेला करता था कंप्यूटर पे बैठ के, तो वहाँ मुझे सब कुछ कीबोर्ड और माउस से ऑपरेट करना होता था, लेकिन यहाँ मैं अपने जिंदा शरीर के साथ हूँ और मेरे रिफ्लेक्सेस और मूवमेंट उतना नहीं है जितना उस कैरेक्टर के साथ था। इतना सोचते सोचते वो अपनी इन्वेंटरी से एक टूटा हुआ तलवार निकालता है। वो सोचता है, जब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में गया था तो वहाँ का मॉन्स्टर बहुत ही कमजोर था इस मॉन्स्टर के मुकाबले। 5 मॉन्स्टर के साथ एक साथ लड़ना इस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। इतना वो सोच ही रहा होता है, तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और सिस्टम कहता है होस्ट के जितने भी ऑपरेशनल एक्सपीरियंस थे उस कैरेक्टर के साथ, वो होस्ट के बॉडी के साथ मर्ज किया जा रहा है। ऑपरेशनल एक्सपीरियंस यानी कि उसने जो उस कैरेक्टर के साथ जितना भी रिफ्लेक्सेस सब था, उस कैरेक्टर का जितना रिफ्लेक्स था, वो जितने लेवल तक पहुँचकर उसका जितना रिफ्लेक्स हो गया था, उसका देखने का नज़रिया और व्यू सब, वो सब इसके बॉडी के साथ मर्ज किए जा रहे हैं। ये सोचता है, क्या ये सही कह रहा है? जितने भी एक्सपीरियंस थे मेरे उस कैरेक्टर के साथ, सब कुछ मेरे साथ मर्ज हो रहा है, वो भी पैसिव स्किल बन के। इतना वो सोच रहा होता है, तभी तभी सिस्टम कहता है आपके जितने भी एक्सपीरियंस थे वो आपकी बॉडी के साथ मर्ज हो चुका है, और हम देखते हैं इसका शरीर एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया होता है। बर्तन सोचता है, मुझे अपना शरीर कुछ अलग ही लेवल पे फील हो रहा है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है जब मुझे थोड़ी देर पहले फील हो रहा था। ये सब वो सोच ही रहा होता है, तभी 2 मॉन्स्टर्स उस पे अटैक करने को दौड़ते हैं। लेकिन इस बार बर्दरमो उछल के अपने रिफ्लेक्सेस के साथ बड़ी आसानी से घूमकर उस मॉन्स्टर के मुंह को पकड़कर उसे उछाल कर फेंक देता है और कहता है, ये एबिलिटी बहुत ही गजब है। मैं अपने शरीर के अंग अंग महसूस कर सकता हूँ। मैं अपने हर एक मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे मैं अपने प्रीवियस लाइफ में अपने गेम्स में अपने कैरेक्टर को कंट्रोल किया करता था। वो खुशी खु वो बहुत ही खुश होकर कहता है, इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली, सभी के सभी अब एक साथ आ जाओ मेरी तरफ। जिसे सुनने की ही देर थी कि सभी मॉन्स्टर्स गुस्से में उसके तरफ दौड़ के आने लगते हैं, जिसके हर एक अटैक को बर्दरमो बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है अपने रिफ्लेक्सेस की मदद से। वो सोचता है, ऐसे नहीं बात बनेगी, मैं सभी को एक लाइन में लेके आ जाऊंगा, उसके बाद सभी का निपटारा एक साथ ही कर दूंगा। ये सोचकर वो सभी के अटैक डॉज कर रहा होता है बार बार। ये इसकी बंदर वाली हरकत देखकर सभी मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। इसी गुस्से में सभी मॉन्स्टर उस पर अटैक करने को फिर से दौड़ते हैं।
जिसे देखकर बर्दरमो सोचता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो अब इस खेल को यहीं समाप्त करते हैं। जो सोचकर वो स्लाइड टैकल का यूज करता है जिससे सभी मॉन्स्टर हवा में उछल जाते हैं। वो हमें बताया जाता है स्लाइड टैकल जो है वो जब नोविस लेवल स्टार्ट हुआ था तब सभी को ये एक्टिव स्किल दिया गया था। इतना कहते कहते वो अपने तलवार को निकालता है और फिर वेव स्लैश स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे सभी मॉन्स्टर बीच से कट जाते हैं। वो सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे पैसिव स्किल जो है वो इतने जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे। हमें दिखाया जाता है उसके रिफ्लेक्सेस एक अलग ही लेवल पे पहुंच गए होते हैं। वो सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा पैसिव स्किल जो है मॉन्स्टर के जो रिकवरी है उसे भी स्टॉप कर देगा। हम देखते हैं वो सभी मॉन्स्टर को लाइन बाय लाइन एक साथ ही काट दिया होता है अपने स्किल की मदद से और वो बहुत ही स्टाइल से लैंडिंग करता है। तभी उस पर मैसेज आता है कि उसने इतने मॉन्स्टर को एलिमिनेट कर दिया। तभी हम देखते हैं सिस्टम को जो एक्टिवेट होता है और उससे बताया जाता है आपने एक स्पेशल एक्शन को ट्रिगर कर दिया जिसके वजह से आपके एक्सपीरियंस को 50% बढ़ाया जा रहा है और आपने अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को भी फिर से अच्छे से गेन कर लिया जिसकी वजह से आपको 5 पॉइंट दिया जा रहा है। और उसे बताया जाता है कॉन्ग्रेचुलेसन आपको लेवल 2 पे पहुंचने के लिए जिसके वजह से आप 4 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट गेन कर रहे हैं। और फिर से उसे कॉन्ग्रेचुलेसन मिलता है लेवल 3 पे पहुंचने के लिए जिस पे उसे फिर से 4 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। वो सोचता है तुम स्पेशल तरीके से मॉन्स्टर को मार के एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो और साथ में 5 मॉन्स्टर को एक साथ मार के तुम 2 बार लेवल अप कर सकते हो। इतना कह के वो वहाँ से उछल कर जाने लगता है और कहता है बहुत सारे बेसिक स्किल्स और वेपन के हाथ में होते हुए ये जीवन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है उस गेम के साथ जो मैं प्रीवियस लाइफ में खेला करता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लीडर बोर्ड का सीन जहाँ एक स्टूडेंट देख कर कहता है यार देख 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 वहाँ नाम जो है एक नाम बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। हम देखते हैं लीडर बोर्ड पे चैन कुनमू लेवल 3 तक पहुंच चुका होता है और उसका नाम सबसे ऊपर आ चुका होता है। बाकी सबका लेवल 1 होता है अभी नीचे में। वो कहता है कौन सा पर्सन है यार ये तो चैन कुनमू है जो 2 बार लेवल अप कर चुका है वो भी बस 5 मिनट में और अभी सबसे टॉप रैंकिंग पे चल रहा है। उसके बगल वाला कहता है वाह यार हमारे स्कूल में एक छुपा हुआ जीनियस था और हमें पता ही नहीं था इसके बारे में पहले। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर को जो सोचता है अच्छा ये बच्चा चैन कुनमू बहुत ही मज़ेदार है, चलो मैं देखना चाहता हूँ तुम हमें और कितना सरप्राइज दे सकते हो। और हम देखते हैं बर्दरमो को जो कि उस डंजन से निकल चुका होता है और वो किसी दूसरी जगह के लिए प्रस्थान कर रहा होता है। तभी वो एक जगह आके लैंड करता है, वहाँ से वो छुपकर किसी पे नज़र रख रहा होता है। फिर हमें उसे दिखाया जाता है जिस पे वो नज़र रख रहा होता है, इसका नाम है शैडो मेज। ये सीक्रेट रिलम का एक लेवल 2 का मॉन्स्टर है। बर्दरमो इसे देखकर कहता है अगर मैं सही से याद करूं तो उस गेम में इस सब को लेकर एक बहुत बड़ा बग था। अगर मैं इस बग का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूं तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर मैं स्लोली जाके मॉन्स्टर सबसे फाइट करूंगा और बारी बारी से लेवल अप करूंगा तो इसमें बहुत ही ज़्यादा झंझट है। वो सोचता है लेकिन ये कहना आसान है करने से, लेकिन अगर ये हो जाता है तो इससे मुझे बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा, मैं एक लंबा जंप मार सकता हूँ। ये सोचते हुए वो एक गन निकालता है और उसे शूट करता है जिसमें से रस्सी निकल के जाता है और उसके अंत में लोहा लगा होता है जो कि जाके चिपक जाता है पत्थर से। उसके बाद वो फिर एक और वेपन निकालता है जिसे वो थ्रो कर देता है मेज़ के ऊपर, जो वेपन मेज़ के माथे में जाके चिपक जाता है। उसके बाद वो मेज़ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने कॉम्बैट स्टेज में इंटर कर जाता है यानी कि लड़ाई के मूड में। हम देखते हैं सभी मेस गुस्से में आके अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हैं जो कि होता है शैडो एरो, जिसे छुपकर देखते हुए बर्दरमो सोचता है एक लो लेवल के मॉन्स्टर होने के कारण शैडो मेज के पास बस 2 ही प्रकार के मैजिक एबिलिटी होते हैं, पहला शैडो एरो और दूसरा समन हॉर्न्स यानी कि हॉर्न्स को समन करना। हम देखते हैं ज़्यादा देर तक ये मेज अपने मैजिक को एक्टिवेट करके नहीं रख पाते हैं, इनका एनर्जी खत्म होने लगता है जिसे देखकर बर्दरमो सोचता है इतना बुरा भी नहीं, इनके एरिया से बाहर रहना बहुत ही ज़्यादा सही साबित हुआ। वो सोचता है अगर तुम शैडो मेज के एरिया से बाहर रहोगे तो शैडो मेज कभी भी तुम पे अटैक नहीं करेगा। शैडो मेज अपने एरिया के अंदर रहने वाले को ही टारगेट करता है। चलो पहला स्टेप तो सक्सेस रहा। इतना सोचते सोचते वो कहता है दूसरे स्टेप में मुझे इसके समय का फ़ायदा उठाना पड़ेगा जब तक ये मैजिक कास्ट कर रहा है। ये सोचते हुए वो अपने हाथ में 2-4 वेपन लेकर थ्रो कर देता है जो कि सभी हॉर्न्स के गर्दन के आर पार जा रहे होते हैं और वो सब धाएं धाएं मरे जा रहे होते हैं, जिसे देखकर बर्दरमो सोचता है इससे आगे जो आने वाला है ये सबसे मज़ेदार पार्ट है इस बग का। शैडो मेज का हॉर्न समनिंग स्किल सबसे पहला प्रायोरिटी होता है, इसलिए अगर उसके हॉर्न्स को कोई मार देगा तो वो उसे फिर से समन करेगा, क्योंकि हॉर्न्स जो होता है वो मेज को सेफ रखने के लिए होता है। अगर वो मैजिक एक्टिवेट कर रहा है और बीच में अगर कोई उस पर अटैक कर देगा तो उस बीच मेज बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है।
जिस चक्कर में मेज तुरंत ही मारा जाएगा, जिसलिए डॉग समनिंग उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। इसलिए अगर उसके डॉग को कोई मार देगा तो वो उसे फिर से समन करेगा, जो कि वो मेज कर भी रहा होता है, अपने हॉर्न्स को फिर से समन करता है, जिसे देखकर बर्दरमो सोचता है मैंने ये कर दिया, मैंने इस चेन को तोड़ दिया। जब तक मेज अपने शैडो एरो स्किल को एक्टिवेट किए रहता है तब तक वो तुरंत ही अपने स्किल को स्विच नहीं कर सकता है दूसरे स्किल के लिए, लेकिन अगर वो स्विच करेगा तो उस मेज का दिमाग पगला जाएगा, जिस चक्कर में वो मेज बार बार अपने हॉर्न्स को समन करता ही जाएगा। जब तक उसमें थोड़ा सा भी मैजिक बचा होगा तब तक वो बार बार उसी चीज को एक्टिवेट करता रहेगा, बार बार वो अपने हॉर्न्स को समन करता रहेगा। उन सबको छुप कर देखते हुए बर्दरमो सोचता है इस बग के कारण ये शैडो मेज जो है वो बहुत ही मात्रा में शैडो हॉर्न्स को समन करेगा, और उसी बीच अगर तुम उस मेज को मार दोगे तो जितना भी शैडो हॉर्न्स उस मेज ने समन किया होगा वो सभी के सभी मारा जाएगा, और उस सब का एक्सपीरियंस पॉइंट तुम्हें मिलेगा, जिस चक्कर में तुम बहुत ही ज़्यादा लेवल अप कर सकते हो। वो फिर आराम से वहाँ लेट जाता है और सोचता है मैं अभी वेट करूँगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं इसे समन करने दूंगा, ये जितना कर सकता है। फिर हम देखते हैं 8 घंटे बाद का सीन, जहाँ बाहर सभी स्टूडेंट्स बैठकर लीडर बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं लीडर बोर्ड पे नंबर 1 पे होता है सुनके का नाम, जो कि लेवल 9 पे पहुंच चुका होता है, और सेकंड नंबर पे होता है लुओ जिंगजियान का नाम, वो भी लेवल 9 पे पहुंच चुकी होती है, और थर्ड नंबर पे होता है ली फेंग हुई का नाम, जो कि लेवल 8 पे पहुंच चुका होता है, और नीचे भी कई सारा नाम होता है, जिसे देखते हुए एक लड़का कहता है भाई जरा उधर देख, सीनियर लुओ जिंगजियान जो है वो पहला ऐसा व्यक्ति बन चुकी है जिसने अपने प्रोफेशनल को चेंज किया है फायर आर्म मास्टर में। वो कहता है थोड़ी देर पहले ही वो सेकंड नंबर पे थी, लेकिन तुरंत ही देखो सब कुछ बदल चुका है, और वो पहला ऐसा व्यक्ति बन चुकी है लेवल 10 पे पहुंचने वाला। हम देखते हैं लुओ जिंगजियान को जिसने सक्सेसफुली अपने प्रोफेशन को चेंज कर लिया होता है, और वो अपने गन से सभी मॉन्स्टरों को किल कर रही होती है। फिर वही लड़का कहता है देख देख देख, फिर से सीनियर सुन के जो है वो अपने प्रोफेशन को चेंज करके स्वॉर्डमैन बन चुके हैं। मैं सोचता हूँ क्या अंत में ये बॉस मास्टर जैलियन को हरा पाएंगे और अवेकनिंग स्टोन पे अपना हाथ रख पाएंगे। तो दूसरा लड़का कहता है यार जितने भी टॉप 10 में आते हैं वो सब रॉकेट क्लास में जाते हैं, अगले साल जब मेरा एग्जाम होगा तो मैं भी पक्का उस क्लास में जाऊंगा। हम देखते हैं सुनके को जिसने भी अपना प्रोफेशन अच्छे से चेंज कर लिया होता है और वो स्वॉर्डमैन बन चुका होता है, और वो अपने स्वॉर्ड से सभी मॉन्स्टरों को किल कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर को जो कि सोच रहे होते हैं सभी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट जो हैं वो धीरे धीरे अपने प्रोफेशन को चेंज करते जा रहे हैं, और वो वही चुन रहे हैं जो कि उन पे बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। लेकिन ये बच्चा चैन कुनमो कहाँ गया? शुरुआत में तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया था। वो यही सोचकर चैन कुनमो की रैंक देखने लगते हैं, जहां हम देखते हैं चैन कुनमो की रैंक सबसे लास्ट में होता है 659 नंबर पे, जो देखकर डायरेक्टर कहते हैं क्या सबसे अंतिम में? हम देखते हैं स्टूडेंट्स के बीच एक लड़का बोल रहा होता है तो ये इस प्रकार निकला, चैन कुनमो जो है वो एक अंधी बिल्ली थी जिसे जाते जाते रास्ते में किल मिल गया और वो 2 बार लेवल अप कर चुका था, लेकिन अब वो बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है और फर्स्ट प्लेस जो है वो किसी और के द्वारा लिया जा चुका है, जिसे सुनकर उसके बगल वाली लड़की कहती है तुमने तो मेरे मुंह के बात छीन ली। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रियल जीनियस 3rd ग्रेड में छुपा हुआ हो और किसी के द्वारा नोटिस भी नहीं किया गया हो। डायरेक्टर सोचते हैं सीक्रेट लैब जो है वो बस 12 घंटे के लिए खुला रहता है, और चैन कुनमो जो कछुए की रफ्तार से अभी लेवल अप कर रहा है, मैं चिंतित हूँ कि वो इतने बचे हुए समय में 6 लेवल तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो अंत में बॉस मास्टर जैलियन को हराकर एक टैलेंट को अवेक करना तो बहुत दूर की बात है। हमें बताया जाता है अभी बस 4 घंटे बचे हैं एग्जामिनेशन के खत्म होने को। तभी एक टीचर देखते हुए कहते हैं जरा देखिए अंतिम जगह जो है वो अभी अभी मूव हुआ है, जिसे देखकर डायरेक्टर बहुत हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं चैन कुनमो को जो कि 641 प्लेस से सीधे 423 प्लेस पे आ जाता है, फिर 423 प्लेस से तुरंत ही जंप मार के 252 प्लेस पे आ जाता है, फिर 252 प्लेस से जंप मार के सीधे 121 प्लेस पे आ जाता है, जिसे देखकर डायरेक्टर की सीटीपीटी गुम हो जाती है। वो सोचते हैं ये बच्चा चैन कुनमो आखिर इसने ये करा कैसे? फिर हमें बताया जाता है आखिर 1 मिनट पहले ऐसा हुआ क्या जिसके चक्कर में चैन कुनमो इतने ज्यादा लेवल अप कर पाया और रैंकिंग में इतने ज्यादा ऊपर आ सका। हम देखते हैं बर्दरमो को जो कि वहाँ सो गया होता है, और वो वहाँ से उठता होगा तो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग था ये सोना। और जब उसकी नज़र उस मेज की तरफ जाती है तो वो देखता है कि वहाँ उस मेज ने बहुत ही ज़्यादा हॉर्न्स को समन कर चुका होता है, जिसे देखकर बर्दरमो सोचता है व्हाट द फक, ये क्या हो चुका है? क्या ये कुछ ज़्यादा ही हॉर्न्स नहीं समन हो चुका है? वो कहता है ऐसा लगता है कि ये 400 से भी ज़्यादा हॉर्न्स हैं। इतना सोचते सोचते वो रॉकी भैया वाला मशीन गन निकालता है और कहता है चलो देखते हैं कि ये सब हॉर्न्स जो है वो मुझे कितना एक्सपीरियंस पॉइंट दे सकता है। इतना सोचते सोचते वो अपने गन को चला देता है धाई 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 करके, जो जितने भी मेज होते हैं उसे आर पार करके जा रहा होता है, और हम देखते हैं सभी मेज की चित्री चित्री उड़ चुका होता है, और मेज के मरते ही उसे बार बार नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि उसने एक शैडो मेज को किल करा, उसने एक शैडो मेज को किल करा। ऐसे करते हुए 3 बार मैसेज आते हैं, और हम देखते हैं सब कुछ साफ हो चुका होता है। वो तीनों मैसेज खत्म होने के बाद और सभी मेज के मरने के बाद हम देखते हैं उन्होंने जितना भी हॉर्न समन किया होता है वो सभी हॉर्न्स धाए 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 मरते जा रहे होते हैं।
हम देखते हैं उसे सिस्टम से बार बार मैसेज आ रहा होता है लेवल अप करने का, जिसे देखकर वो कहता है ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा मजेदार है लगातार लेवल अप करने का। बारी बारी से जब मैं मॉन्स्टर को मारने जाता और एक एक करके जब मॉन्स्टर को मारता तो ये बहुत ही ज्यादा कठिन होता। तभी हम देखते हैं उसके सिस्टम से मैसेज आता है, कांग्रेचुलेसन, आपका जो रिपल स्लैश पैसिव स्किल है वो अब लेवल 2 पे पहुंच चुका है। अब जब आप रिपल स्लैश को एक्टिवेट करेंगे तो आपके रिपल स्लैश को एक्टिवेट करने का 35% चांस है, और जब आप रिपल स्लैश को एक्टिवेट करेंगे तो उसके साथ आपके स्वॉर्ड पे ऑरा भी रहेगा और आपका दुश्मन जो रहेगा वो 18,000 डैमेज डील करेगा। और अब आप इस स्किल के कारण 3 सेकंड तक इनविजिबल हो सकते हैं। और फिर से उसे मैसेज आता है, आपका सेकंड पैसिव स्किल वेपन स्विच जो है वो भी लेवल 2 पे पहुंच चुका है और आपके सभी वेपन को स्विच करने का टाइम जो है वो परमानेंटली 40% से गिरा दिया गया है। जिसे देखकर वो सोचता है क्या मेरे खुद के लेवल अप करने से मेरे पैसिव स्किल का भी लेवल अप हो जाएगा। वो इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, पैसिव स्किल का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्या होगा अगर मेरे पैसिव स्किल का लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा आगे चला जाएगा? तब क्या एक बार ऐसा हो सकता है कि पैसिव स्किल एक्टिवेट होने की गारंटी 100% हो? इससे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये नोटिफिकेशन देखकर वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लीडर बोर्ड का सीन, जहाँ नंबर 1 पे होता है चैन कुनवा का नाम, जो कि लेवल 13 पे पहुंच चुका होता है। जिसे देखकर सभी के बीच अफरा तफरी मच चुकी होती है। एक व्यक्ति कहता है बस 1 मिनट में वो स्टूडेंट्स लास्ट प्लेस से सीधे फर्स्ट प्लेस पे आ गया लेवल अप करते हुए। आखिरकार हमारे जिंगचियन कॉलेज के पास ऐसा बच्चा कब से होने लगा? तो उसके बाद को जवाब देते हुए दूसरा व्यक्ति कहता है मॉन्स्टर, ये लड़का पक्का मॉन्स्टर है। अगर हम इसका कंपेयर करें तो पूरे कंट्री में भी लेवल 13 पे पहुंचने से ये टॉप 3 में आ सकता है। उन सब की बातें सुनते हुए एक व्यक्ति कहता है, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन मैंने आज तक ऐसे पागलपंती के बारे में कभी नहीं सुना। आखिर है कौन ये चैन कुनमो? उस सब की बातें सुन के एक टीचर कहता है, देखो ये मेरा ही स्टूडेंट है, क्या ये औसम नहीं है? हमें इस टीचर के बारे में बताया जाता है, इसका नाम झॉ है और ये चैन कुनमो का ट्यूशन टीचर है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे डायरेक्टर आ जाता है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। क्या डायरेक्टर? तो जिस पे डायरेक्टर उस पे बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो आजकल अपने दिनचर्या में? क्या तुम अंधे हो चुके हो? हमारे पास एक इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है और तुमने हमें अभी तक रिपोर्ट भी नहीं किया। जिसकी बातें सुन के वो सॉरी मांग रहा होता है डायरेक्टर से, ये तो इसे भी नहीं पता था। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर जो कहता है, खैर ऐसा लगता है कि मैं भी अब बूढ़े होते जा रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चा मेरी नज़रों में भी नहीं आया। चैन कुनमो का जो टैलेंट है वो ऐसा कहा जाता है, हमारा जिंगचियन कॉलेज जब से बना है तब से लेके अब तक में चैन कुनमो सबसे ज्यादा ग्रेट टैलेंट है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो कि कहीं जा रहा होता है। तभी उसे सिस्टम पे एक मैसेज आता है। तो सिस्टम उसे बताता है कि आपको बहुत बहुत बधाई लेवल 13 पे पहुंचने के लिए, लेकिन जब आप लेवल 10 को क्रॉस कर जाते हैं तब आपको अपना एक कोई प्रोफेशन चूज करना होता है। तो अब आप अपना कोई एक प्रोफेशन चूज करिए। जिसे देखकर बदरमो वहीं रुक जाता है और वो उसके तरफ देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ कई सारे ऑप्शन होते हैं, एक वॉरियर, सपोर्टर, नाइट, प्रीस्ट, मेज, स्वॉर्ड मास्टर, आर्चर, सॉर्सर। जिसे देखकर बदरमो सोचता है, मैं अपने पिछले जीवन में सभी प्रोफेशन से गॉड लेवल को अचीव करा था, लेकिन मात्र एक रास्ता है जिस पे मैं आज तक नहीं चला हूँ। जिसे हम देखते हैं वो वैग्रेंट होता है। वो उसे देखकर कहता है, ये वैग्रेंट एक स्पेशल क्लास है, इसके लिए तुम्हें कोई प्रोफेशन की जरूरत नहीं पड़ता है। वो हमें बताता है अगर तुम स्वॉर्ड मास्टर हो तो तुम बस स्वॉर्ड का यूज कर सकते हो, ना कि शील्ड का भी। लेकिन अगर तुम वैग्रेंट क्लास को चूज करोगे तो तुम स्वॉर्ड भी यूज कर सकते हो, स्पेयर भी यूज कर सकते हो, शील्ड भी यूज कर सकते हो, यानी कि तुम सभी क्लास के इक्विपमेंट्स को यूज कर सकते हो। वैग्रेंट क्लास को चूज करने से अगर तुम पे कोई हमला कर रहा है तो तुम अपने डिफेंस को भी तेज कर सकते हो और साथ में ही अटैक को, यानी कि तुम डिफेंस करने के साथ साथ किसी पे अटैक भी कर सकते हो, जिस चक्कर में तुम्हारा सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। तुम हर एक इक्विपमेंट को परफेक्टली पहन सकते हो। लेकिन ये सब जो फायदा है वो बस शुरुआत के दिनों के लिए ही है। उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि आगे बढ़ना कितना मुश्किल है इस क्लास से। हर एक स्किल का अपना एक प्लेनिटी होता है, लेकिन क्योंकि तुम एक प्रोफेशन लेस इंसान रहोगे, तुम्हारा कोई प्रोफेशन नहीं रहेगा, जिस चक्कर में तुम्हारा सारा का सारा स्किल बस प्राइमरी स्किल बन के रह जाएगा, जिसका अटैक पावर भी बहुत ही ज्यादा कम रहेगा। जिस चक्कर में तुम शुरुआत के दिनों में तो आगे बढ़ जाओगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा आगे बढ़ना कितना मुश्किल होते जा रहा है। तुम्हारे एक लेवल को आगे जाने में सालों लग सकता है। वो सोचता है लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल पैसिव सिस्टम है, जिसकी मदद से मैं अपने स्किल को पैसिव स्किल बना सकता हूँ। और इस वैग्रेंट के साथ मैं अपने सभी क्लास को
पीक पे पहुंचा दूंगा। ये सोचते हुए वो वैग्रेंट क्लास को चूज कर लेता है। हम देखते हैं उसके वैग्रेंट क्लास को चूज कर लेने के बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि क्योंकि आपने अपने कोई भी स्टेट पॉइंट को अपने द्वारा निर्धारित नहीं किया, इसलिए आपके सभी स्टेट पॉइंट को एक स्पेशल क्लास स्पेल ब्लेंडर में दिया जा रहा है। हम देखते हैं उसे एक स्पेशल क्लास मिलने लगता है। 50%, 80%, 100% बाइंडिंग सक्सेसफुल रहा। आपको एक हिडन क्लास स्पेल ब्लेंडर मिला है, जिसे देखकर वो कहता है क्या यहाँ एक हिडन क्लास भी था। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं क्या मैं ये सही देख रहा हूँ? हे भगवान, कहीं मेरा दिमाग पागल तो नहीं हो गया। हम देखते हैं फर्स्ट प्लेस पे चैन कुइनमो का नाम होता है, वो भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, चैन कुइनमो लेवल 13 प्रोफेशन चेंज वैग्रेंट, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं क्या ये बच्चा पागल हो गया? अगर इसे इतना अच्छा टैलेंट नहीं चाहिए था तो ये मुझे लेके दे देता वो टैलेंट, लेकिन इसने ये क्या चूज करा? आखिर तुम कुछ भी चूज कर सकते थे, लेकिन ये कचरा तुमने चूज करा, ये कचरा क्लास। हम देखते हैं डायरेक्टर को, जो कि बड़े गुस्से में बदरमो के ट्यूशन टीचर को डांट रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं जाओ, क्या तुम पागल हो चुके हो? इतना अच्छा पोटेंशियल है उस बच्चे में, लेकिन तुमने हमें रिपोर्ट भी नहीं करा, और तुमने उसे क्या रोज सिखाया जिसके चक्कर में वो बच्चा वैग्रेंट क्लास को चूज करा। वैग्रेंट क्लास, आखिर किस प्रकार का शरारत है ये? हम देखते हैं इस टीचर को, जो कि थर थर काँप रहा होता है। वो कहता है कि डायरेक्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। ये बच्चा चैन कुइनमो, मैं जब भी इससे पूछता था तो ये हमेशा बजर प्रोफेशन चूज करने के बारे में कहता था। मुझे नहीं पता अभी इसने ये क्यों चूज करा। जिसकी बातें सुन के डायरेक्टर अपनी आंखें मीच लेते हैं और वो कहते हैं वैग्रेंट क्लास जैसे एक ट्रेस को अपना प्रोफेशन बनाना, ये तो ऐसा है जैसे अपने भविष्य को छोड़ देना। ये बच्चा चैन कुइनमो, ये कितना बेवकूफ है ये। हम देखते हैं स्टूडेंट्स के बीच एक लड़का बोलता है क्या वैग्रेंट क्लास इतना बुरा है? हो सकता है उसके दिमाग में कोई आइडिया हो, तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हमें वैग्रेंट क्लास के बारे में बताया जाता है। वैग्रेंट क्लास जो है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि तुम हर एक प्रोफेशन का स्किल्स और इक्विपमेंट यूज कर सकते हो। अर्ली स्टेज में तुम्हारा मॉन्स्टरों से लड़ना एक मक्खन खाने जितना आसान होगा। तुम सभी वेपन्स का यूज कर सकते हो, उस पर वाइड रेंज अटैक कर सकते हो। अगर वो मॉन्स्टर शॉर्ट रेंज अटैक से डरता है तुम उस पर शॉर्ट रेंज अटैक कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा अर्ली स्टेज से मिडिल स्टेज तक जाना ही आसान होगा। उसके बाद एक भी स्टेज आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा बहुत मेहनत जाएगा, क्योंकि वैग्रेंट क्लास में तुम्हारा कोई स्पेशल प्रोफेशन नहीं होगा, जिस चक्कर में तुम्हारे स्किल्स का भी लेवल अप नहीं होगा और तुम्हारे सारे के सारे स्किल्स प्राइमरी स्किल्स होंगे, जिस चक्कर में तुम्हारे अटैक में भी ज्यादा पावर नहीं होगा और तुम एक छोटे मॉन्स्टर से लड़ने में ही पूरा का पूरा दिन बिता दोगे। हम देखते हैं स्टूडेंट्स के बीच एक स्टूडेंट कहता है इतना अच्छा टैलेंट कचरे की तरह वेस्ट हो गया। जिसपे एक स्टूडेंट कहता है एक ऐसा प्रोफेशन जिसका अपना कोई काबिलियत ना हो, उसका भला क्या ही फ्यूचर हो सकता है, इसके बारे में तो बात ही मत करो। हम देखते हैं सीक्रेट रेलम को, जहाँ बर्दरमो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है वैग्रेंट क्लास ये बिल्कुल ही परफेक्ट है मेरे लिए। मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जो एक्टिव स्किल को पैसिव स्किल में चेंज कर सकता है, और इस सिस्टम के साथ ये वैग्रेंट क्लास बिल्कुल ही परफेक्ट है मेरे लिए, जिससे मैं कोई भी स्किल का डैमेज को बढ़ा सकता हूँ। वो सोचता है लेकिन एक बार के लिए अगर मैं इन सब चीज़ों को साइड कर दूं, फिर भी अगर मैं अपने पिछले जीवन के एक्सपीरियंस और स्किल पे ही निर्भर रहूं, फिर भी मैं इस वैग्रेंट क्लास को पीक तक पहुंचा सकता हूं। ये सोचते हुए वो अपने सिस्टम में देखता है। वो कहता है लेकिन ये स्पेल ब्लेंडर क्या है? इतना सोचते हुए वो स्पेल ब्लेंडर पर क्लिक करता है। उससे सिस्टम के द्वारा स्पेल ब्लेंडर के बारे में बताया जाता है। उसे बताता है कि इस स्पेल ब्लेंडर के कारण आप कोई भी स्किल जो आपको एकेडमी या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देगा वो आप नहीं सीख पाएंगे। आपको कोई भी स्किल सीखने के लिए आपको बॉस मॉन्स्टर को हराना होगा, और उसके बाद जो स्किल ड्रॉप होगा आप वही स्किल सीख सकते हैं। और अगर आप बॉस मॉन्स्टर को हरा देंगे तो आपका एक लेवल अप कर दिया जाएगा और साथ में ही आपको 2 ज्यादा पॉइंट दिए जाएंगे। और जैसे ही आप कोई डंजन में इंटर करेंगे, इस स्पेल ब्लेंडर स्किल के कारण उस डंजन का जो लेवल होगा वो सीधे हाईएस्ट डिफिकल्टी पे सेट कर दिया जाएगा। और जब आप उस हाईएस्ट डिफिकल्टी को कंप्लीट करेंगे तो उसके रिवार्ड में आपके लेवल को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये देखकर वो सोचता है क्या मैं कोई स्किल नहीं सीख सकता हूँ? लेकिन मुझे स्किल सीखने के लिए डंजन में जाके बॉस मॉन्स्टर को अटैक करना होगा, तब मुझे स्किल मिलेगा। ये तो सच में परफेक्ट है मेरे लिए। मुझे सब कुछ पता है कि कहाँ कौन सा डंजन है और कहाँ कौन सा स्किल मिल सकता है और कैसे किस डंजन का फायदा उठाया जाए। एक ऑर्डिनरी इंसान मेरे इस एडवांटेज का कभी भी फायदा नहीं उठा सकता है, जैसा कि उम्मीद था स्पेल ब्लेंडर से। ये तो बहुत ही अच्छा निकला।
लेकिन अभी के लिए मुझे अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। ये सोचते हुए वो अपने स्ट्रेंथ में पॉइंट को डालने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लावा के बीच एक टीले का सीन, जहाँ पे दो मॉन्स्टर घूम रहे होते हैं और वो इधर उधर देख रहे होते हैं। तभी बर्दरमो आकर उस दोनों के गर्दन को झपाक से काट देता है और वो सोचता है अपने स्टेट पॉइंट को बढ़ाने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने किसी नंबर को बढ़ाया है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और साथ में ही मेरी एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। जब भी मैं अटैक करता हूँ तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हिट लगता है मॉन्स्टर को और मेरे स्टेट पॉइंट के बढ़ाने के कारण मेरा मूवमेंट भी बहुत ही ज्यादा स्पष्ट हो चुका है मेरी नजरों में। इतना वो सोच ही रहा होता है तभी सिस्टम उसे बताता है इन दोनों मॉन्स्टर के मारने के कारण यहाँ पे एक स्पेशल आइटम ड्रॉप हुआ है जिसका नाम है बुक ऑफ डेमन्स। इतना सुन के वो जाके उस बुक को उठा लेता है। वो उस बुक को उठा के कहता है ये बुक को देख के ऐसा लगता है कि ये बुक एक हिडन मिशन को अनलॉक कर सकता है। वो कहता है मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था इस स्पेशल मिशन के बारे में। तो अब चलो बॉस मॉन्स्टर को मारना छोड़ते हैं और चलकर ऐसे मॉन्स्टर को मारते हैं जिससे ये हिडन आइटम ड्रॉप होगा ताकि मैं इस हिडन मिशन को अनलॉक कर सकूं। हम देखते हैं बाहर लीडर बोर्ड का सीन, जहां अभी मात्र 60 मिनट बचे होते हैं इस एग्जामिनेशन को खत्म होने को। जबकि ये एग्जाम अब खत्म होने को है तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ आकर बॉस मास्टर को चैलेंज करेंगे ताकि वो अपने फाइनल चैलेंज को कंप्लीट कर सकें। हमें दिखाया जाता है बॉस मास्टर के एरिया को, जहाँ पे हम देखते हैं बॉस मास्टर जेलन को। हमें बताया जाता है जब तक तुम बॉस मास्टर को मार दोगे और अवेकनिंग स्टोन पे हाथ रखोगे तब तक ही तुम इस एग्जामिनेशन में पास माने जाओगे। हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर के पीछे उस अवेकनिंग स्टोन को और हम देखते हैं एक लड़के को जो कि बड़े ही थके हारे हालत में यहाँ तक पहुंचा होता है। वो सोचता है तो क्या यही है बॉस मॉन्स्टर जेलन, जब तक मैं इसे हरा दूंगा तब तक मैं सही महीने में अवेकन माना जाऊंगा। इतना सोचते हुए वो उसके तरफ भागकर उस पर अटैक करने को जाता है। तभी हमें बताया जाता है बॉस मॉन्स्टर जेलन के स्किल के बारे में। बॉस मॉन्स्टर जेलन का जो मेजर स्किल है वो है सेक्रीफाइस। जब बॉस मॉन्स्टर अपने स्किल सेक्रीफाइस को एक्टिवेट करता है तो कोई एक टारगेट पे वो लॉक लगा सकता है जिस टारगेट का अटैक पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और साथ में ही समय के बीतने के साथ साथ उस पे एक छोटा सा कर्स अप्लाई हो जाएगा जिस कर्स के कारण उसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। वो सोचता है अगर बॉस मॉन्स्टर जेलन ने अपना कर्स एक्टिवेट कर दिया तो ये पक्का ही मेरा हार होगा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने स्पीड में। मैं श्योर हूँ कि जब तक बॉस मॉन्स्टर अपना स्किल एक्टिवेट करेगा तब तक मैं उसे किल कर दूंगा। इतना सोचते हुए वो जा ही रहा होता है तभी उसे एक पंच आके लगता है जिससे वो दूर जाके फेंकता है। उससे सही से उठा भी नहीं जा रहा होता है। वो जब अपना शकल ऊपर करके देखता है तो वो देखता है बॉस मॉन्स्टर जेलन को जिसने अपना स्किल एक्टिवेट करके रखा होता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसके एक पंटर को जो कि उस पर अटैक करने को आ रहा होता है, जिसे देखकर वो सोचता है धत तेरी के, मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और इस हालत में मैं इसके अटैक को डॉज भी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एग्जामिनेशन हॉल को जहां बहुत स्टूडेंट्स घायल पड़े होते हैं और उसी बीच वो उस पोर्टल से उड़ते हुए निकलता है जिसे देखकर सभी स्टूडेंट बात करने लगते हैं। सब कहने लगते हैं क्या ये वही लड़का नहीं है जो इस साल टॉप 50 में था, आखिरकार ये फेल कैसे हो गया। जिस पे एक लड़का कहता है यार सच में इस क्लास के सभी टैलेंटेड स्टूडेंट ने हाई डिफिकल्टी चूज किया था। एक कहता है पिछले साल का जब एग्जाम हुआ था तब वहाँ सबसे हाईएस्ट लेवल का जो बॉस मास्टर था वो भी मात्र 10 लेवल का था इलाइट स्टेज पे, लेकिन यहाँ देख लो यहाँ एक सीक्रेट रेलम है, साथ में ही एक बॉस मास्टर है जिसे हराने के लिए तुम्हें कम से कम 5 लोगों का टीम बनाना होगा। शुरुआत के दिनों में ही ऐसे सिचुएशन को फेस करना सच में बहुत ही ज्यादा अनलकी होने जैसा है यार। उसकी बातें सुन के एक लड़का कहता है एग्जैक्टली सही कहा तुमने, जब बॉस मास्टर अपने स्किल का यूज करता है तब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। उस टाइम पे उसे तुम आसानी से मार सकते हो क्लोज रेंज अटैक में, लेकिन उसके साथ जो हट्टे कट्टे मोटी चमड़े वाले 2 पंटर हैं उसका क्या, आखिरकार तुम उसे हराने के बारे में कैसे ही सोच सकते हो। एक लड़का कहता है क्या ये वही सीक्रेट रेलम नहीं है जिसे 10 साल पहले हाईएस्ट डिफिकल्टी होने के कारण साइड रख दिया गया था, आखिरकार एजुकेशन कमीशन वाले इसे यूज क्यों कर रहे हैं दोबारा से। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बर्दरमो को जो कि बड़े ही थके हुए हालत में बॉस मास्टर के इलाके तक पहुंच चुका होता है। वो कहता है बस आइटम्स को कलेक्ट करने में ताकि मैं हिडन मिशन को एक्टिवेट कर सकूं मैंने पहले ही 1 घंटा वेस्ट कर दिया, लेकिन सौभाग्य से मैंने बॉस मास्टर को चैलेंज करने का अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करा।
इतना सोचते हुए वो बॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और बॉस मॉन्स्टर भी उसे देख के अपने मंत्र उच्चारण शुरू कर देता है, दुष्प्रुम भुस्वम भुस्वा, और अपने स्किल सेक्रीफाइस को एक्टिवेट कर देता है और उसके दो पंटर भी उस पर अटैक करने को दौड़ पड़ते हैं, जिसे देखकर बर्दरमुथ सोचता है ये मोटे चमड़े वाले बीस्ट सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट हैं। फिर वो कहता है लेकिन दुर्भाग्य से मेरे से ज्यादा फास्ट नहीं है ये। इतना कहते हुए वो एक स्टैम्प मारता है जिससे वो दोनों मॉन्स्टर चौंक जाते हैं। फिर वो जंप मार के उस दोनों मॉन्स्टर को किक करता है और वहां से उछल कर निकल पड़ता है बॉस मॉन्स्टर की तरफ। जाते वक्त वो रास्ते में सोचता है जब तक ये हरे चमड़े वाले बीस्ट बॉस मॉन्स्टर जैलन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक ये बॉस मॉन्स्टर जैलन जो कि अभी मैजिक कास्ट कर रहा है इसके पास कोई रास्ता नहीं है अटैक को डॉज करने का। हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर जैलन को जो कि अपने स्किल सेक्रीफाइस को एक्टिवेट किया होता है। उसी बीच वो उस पर अटैक करने को जा रहा होता है। वो सोचता है जब तुम मैजिक एक्टिवेट कर रखे हो तब तुम बस एक ऐसे मॉन्स्टर की तरह हो जो कि बैठा है मेरे हाथों से मरने के लिए। इतना सोचते हुए वो उस पर एक किक मारता है जिससे वो बॉस मॉन्स्टर दूर जाके फेंकता है और जल्दी जल्दी में वो अपने रॉकी भैया वाले मशीन गन को निकालता है और उस पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसका सारा बुलेट जाकर उस बॉस मॉन्स्टर पे लग रहा होता है, जिसे देखकर वो सोचता है 10 के 10 बुलेट जो थे वो सभी के सभी एक्यूरेट जगह पे जाके हिट हुए हैं। ऐसा लगता है मेरे पिछले जीवन में जो एक स्किल था ह्यूमन एमिंग मशीन नाम से वो मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। इतना वो सोच ही रहा होता है तभी बॉस मॉन्स्टर के वो दोनों पंटर पीछे से उस पर अटैक करने को आ जाते हैं, जिसे देखकर वो अपने वेपन स्विच स्किल को एक्टिवेट करता है और अपने वेपन को भाला में चेंज कर लेता है और वो सोचता है ये बहुत ही अच्छा था इस स्किल को लेवल अप करना। इस स्किल के लेवल अप होने से ऐसा लग रहा है मेरा जीवन बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है, मानो मेरा सारा का सारा कमजोर हिस्सा छुप चुका हो। इतना सोचते हुए वो उन दोनों मॉन्स्टर के लेग पे अटैक करता है। हम देखते हैं इन दोनों मॉन्स्टर के लेग के बोन को जो कि चकनाचूर हो चुका होता है। वो हमें बताता है एक नॉर्मल सा हमला अगर तुम्हारे पैर पे लगेगा तो उससे बस तुम नीचे गिरोगे, लेकिन मैं माफी चाहूंगा मेरे इस हमले के लिए। मेरा जो ये हमला है जब तुम्हें हिट होगा तब तुम्हारे पैर के जो हड्डी हैं वो तुरंत ही टूट जाएगा और जैसे ही तुम इससे एक हिट लोगे वैसे ही तुम्हारा हड्डी सिकुड़ने लगेगा, जिस चक्कर में तुम वहीं के वहीं ढेर हो जाओगे। और हम देखते हैं ऐसा ही होता है, वो दोनों वहीं के वहीं गिर जाते हैं। वो हमें बताता है इस डंजन के बारे में। इस डंजन का जो डिफिकल्टी है वो बहुत ही ज्यादा हाई है क्योंकि बॉस मॉन्स्टर जैलन जो है उसका कॉम्बैक्ट एबिलिटी उतना हाई नहीं है, लेकिन जब तुम इसके दो पंटर को भी जोड़ते हो इसके साथ और ये तीनों मिलकर जो एक स्किल बनाते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेडली स्किल हो जाता है। अगर ये सक्सेसफुली समय बाय कर लेते हैं और अपने स्किल सेक्रीफाइस को एक्टिवेट कर लेते हैं उसके बाद इन्हें हराना नामुमकिन सा हो जाएगा। इतना सोचते हुए वो बॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है जिसमें अभी भी थोड़ा सा जान बाकी होता है। उसे देखते हुए वो कहता है अब जब तुम अपने दिमाग के प्रोटेक्शन को खो चुके हो तब तुम्हारा दिमाग जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। इतना कह के वो अपने भाले को उसमें भोंक देता है और हम देखते हैं पोर्टल का सीन जहाँ से सुनके और जिंगजी बाहर आ रहे होते हैं। बाहर आते वक्त जिंगजी कहती है सुन के ऐसा लगता है इस बार पहला प्लेस जो है वो मेरा होगा, जिसकी बातें सुन के कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन सिस्टर जिंगजी, इस बार के एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो मेरे एक छोटे से मिस्टेक के कारण है, इसलिए मेरे मन में इस लॉस को लेके कोई भी करवाहट नहीं है। लेकिन जब वो लीडर बोर्ड की तरफ देखता है तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है 1 मिनट रुको, टॉप रैंकिंग में तो तुम्हारा नाम है ही नहीं, जिसकी बातें सुन के वो भी लीडर बोर्ड की तरफ देखती है। हम देखते हैं लीडर बोर्ड पे सबसे ऊपर होता है ली होंग का नाम जो कि लेवल 7 पे होता है और उसके नीचे होता है जिंगजी का नाम जो कि लेवल 10 पे होता है और उसके नीचे होता है सुनके का नाम, वो भी लेवल 10 पे होता है। इस सब को देख के वो कहती है आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है, ये तो साफ है कि जब तुम लेवल 10 पे पहुंचोगे तभी तुम अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो। वो अपना संडास सा शकल बनाकर कहती है आखिरकार मैं एक लास्ट प्लेस आने वाले लीहोंग से हार गई, उस लूजर से। उसकी बातें सुन के 2-4 छपरी लोग उसके सामने इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें से एक कहता है चिंता मत करो जिंगजी, फर्स्ट प्लेस जो है वो पक्का ही तुम्हारा है। और दूसरा कहता है सही कहा, वो बस 7 लेवल का एक चोमू है, वो आखिर सोच भी कैसे सकता है 3 तो 8 लेवल के इलाइट मॉन्स्टर को हराने के बारे में। ली होंग जो है वो पक्का ही चीटिंग किया है, इसलिए उसके आते ही डायरेक्टर जेंग जो है उसे डीन के ऑफिस में बुला ले गए। जिसकी बातें सुन के वो चश्मिश आके कहता है सिस्टर जिंगजी
तुम तो जानती हो इस ऑर्डिनरी क्लास के ट्रैक्स लोगों को, ये चीटिंग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस पे वो कहती है हाँ सही कहा, अगर इसने चीट किया है तो ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डीन के ऑफिस का सीन, जहाँ कमिश्नर लू बहुत ही गुस्से में कह रहे होते हैं ली होंग क्या तूने चीट करा या नहीं। जिस पे ली होंग डरते हुए कहता है मैंने नहीं करा, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छा किया। जिस पे वो कहते हैं क्या तू अभी भी सच नहीं बोलने जा रहा है। जब मैंने तेरे से पूछा कि आखिरकार बॉस मास्टर कैसे दिखता है तो तेरे को घंटा कुछ नहीं पता है उसके बारे में, लेकिन अभी तू यहाँ खड़ा होकर कह रहा है कि तूने अच्छे से एग्जामिनेशन पास कर लिया। हमें इनके बारे में बताया जाता है इनका नाम लू युआनमिंग है और यही हैं जिन्होंने इस बार सीक्रेट रिलम के एग्जाम को सेटल किया है। वो बड़े ही गुस्से में कहते हैं क्या तू इस कॉलेज के हिस्ट्री का पहला एक ऐसा स्टूडेंट बनना चाहता है जो कि इस स्कूल से बहिष्कृत कर दिया गया हो, और अगर तेरे को लगता है कि जिसने तेरे को मदद करा है वो बच जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। जिसने तेरे को मदद करा है हम उसे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे और जब वो पकड़ा जाएगा उसके बाद हम उसे भी नहीं जाने देंगे। जिसकी बातें सुन के ली होंग बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। वो जल्दी जल्दी में नीचे झुक जाता है और कहता है कमिश्नर लू सब कुछ मेरी गलती है, मैंने ही चैन कुनमो को फोर्स करा था मेरे को एक फेवर करने के लिए, कृपया उसे मत निकालना स्कूल से। वो बताता है कि आखिरकार चैन कुनमो ने उसे क्या बताया था उस समय पे, जहाँ में दिखाया जाता है चैन कुनमो उसे बता रहा होता है जब तुम उस लास्ट पार्ट पे पहुंच जाओगे उसके बाद तुम्हें एक कांटों से भरा एक रोड दिखेगा, तुम्हें बस उस रास्ते को फॉलो करते जाना है और जब तुम उस रास्ते को कंटिन्यूअसली फॉलो करते जाओगे तो वो रास्ता जो है वो तुम्हें बॉस मॉन्स्टर के सीधे पीछे ले जाएगा। क्योंकि बॉस मॉन्स्टर हमेशा आगे देखता रहता है तो वो पीछे नहीं देखेगा तुरंत ही। अगर तुम तुरंत ही उस अवेकनिंग स्टोन को छू दोगे तो तुम पास मारने जाओगे इस टेस्ट में और तुम सक्सेसफुली अवेकन हो जाओगे, लेकिन जितना जल्दी हो सके हाई स्पीड में उस अवेकनिंग स्टोन को छूने की कोशिश करना। ये सब बातें सुन के कमिश्नर कहते हैं चैन कुनमो आखिरकार हमारे स्कूल में एक छुपा हुआ जीनियस था। वो कहते हैं झैंगली इस साल के एग्जामिनेशन का रिजल्ट लेके आओ। जिस पे टीचर झैंगली कहते हैं चैन कुनमो जो है उसने इतिहास के एक बहुत बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वो एक पहला ऐसा स्टूडेंट बन चुका है जो कि सबसे जल्दी लेवल 13 पे पहुंचा हो, लेकिन वो अभी भी लौटा नहीं है सीक्रेट रिलम से। ये सब बातें बोल के वो कमिश्नर को एक टैब देते हैं और कहते हैं कि इसमें चैन कुनमो के एग्जामिनेशन का पूरा रिकॉर्डिंग है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर कमिश्नर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं ये बच्चा चैन कुनमो, इसके भविष्य का कोई भी सीमा नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पोर्टल का सीन, जहाँ से बहुत स्टूडेंट्स अब अपने एग्जाम को पास करके बाहर आ रहे होते हैं। वो सब आते हुए बात कर रहे होते हैं जिंग जी और सुन के जो है वो पहले ही एग्जाम को पास कर चुका है, वो भी इतने जल्दी। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि ये रॉकेट क्लास के एक मेंबर हैं। ये सब तो बहुत ही ज्यादा मस्त हैं। तभी बैठे हुए स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट पूछता है वो लेवल 13 पे पहुंचने वाला एक चैन कुनमो जो था वो अभी तक नहीं लौटा है क्या। जिस पे उसके बगल वाला कहता है अभी मात्र 15 मिनट बचा है एग्जामिनेशन के खत्म होने को, लेकिन क्या हो गया अगर उसके पास हाई लेवल है, अगर वो एग्जामिनेशन को फेल कर जाएगा तो इस सब का कोई मतलब नहीं होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं चैन कुनमो को जो कि अवेकनिंग स्टोन पे हाथ रखने को जा रहा होता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। वो सोचता है अगर मैंने एक बार इस अवेकनिंग स्टोन को टच कर दिया तो ये एग्जाम यहीं खत्म माना जाएगा और मैं अवेकन हो जाऊंगा और मुझे सीक्रेट रिलम से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। इसलिए चलो थोड़ी देर तक और रुकते हैं, इसे टच नहीं करते हैं। मैं एक पहला ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो कि हिडन मिशन को कंप्लीट करेगा। इतना सोचते हुए वो सारे के सारे हिडन आइटम को बाहर निकालता है, जिसमें से होता है एक बुक और दूसरा होता है एक जलता हुआ पत्थर और तीसरा होता है एक लकड़ी और चौथा होता है एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल और पांचवा होता है एक ब्रोकन स्वॉर्ड। और वो कहता है ये आखिरी और छठा रहा बॉस मॉन्स्टर का सींग। वो कहते हुए वो बॉस मॉन्स्टर के सींग को वहाँ रख देता है और कहता है इस सब को जब हम मिलाएंगे तो हम समन कर सकते हैं एक नए बॉस को। इतना कहते हुए वो उन सब आइटम को मिलाता है और वहाँ पे रख देता है। हम देखते हैं बहुत ही खतरनाक सा ऑरा आसपास इकट्ठा होने लगता है, जहाँ से आवाज आता है कौन है जो हिम्मत करता है मेरे नींद को खराब करने की। वो इस आवाज को सुनकर कहता है पक्का ये वही है, द ग्रेट बॉस तमान। हमें दिखाया जाता है इस बॉस को, इसका लेवल 12 होता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है ये जो है वो डेमन रेस का एक वॉरियर है जो कि बड़ा ही खतरनाक दिख रहा होता है। वो कहता है तो तू है कीड़े जिसने मुझे जगाने की हिम्मत की, अब मर। इतना कहते हुए वो उस पर एक बड़ा खतरनाक सा हमला कर देता है जो कि टॉर्नेडो जैसा बन के उस पे जाके लगता है। और हम देखते हैं बर्दरमो को
जिसे उस अटैक से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। वो सोचता है ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि ये हिडन बॉस है। अगर हम बॉस मास्टर जेलन और उसके साथ के 2 पंटर की ताकत को अगर जोड़ दें तो उस टीम की जो ताकत होगी उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर है ये हिडन बॉस तमान। ये हिडन बॉस तमान का जो एडवांटेज है वो है इसकी स्ट्रेंथ, लेकिन हर स्ट्रेंथ की अपनी एक कमजोरी होती है और इसकी कमजोरी है इसकी एजिलिटी। जब तक मैं इसे अपने कंट्रोल के अंदर रखता हूँ और इसके अटैक को रिस्ट्रिक्ट करते रहता हूँ तब तक मैं इसके साथ आसानी से डील कर सकता हूँ। इतना सोचते हुए वो उसे कहता है क्यों ना तुम अपने इस भारी भरकम शरीर के साथ घर जाओ और वहां जाके कुछ दिन और ट्रेनिंग करो, उसके बाद तुम आना मेरे से लड़ाई करने। इसकी बातें सुन के बॉस मॉन्स्टर को बड़ा ही गुस्सा आता है। वो गुस्से में उसके तरफ बढ़ता है और उछल के उस पर अटैक करने को दौड़ता है। वो कहता है अब तू मर गिरे, जिसे देखकर बर्दरमो तुरंत ही अपने स्किल सेंड थ्रो को एक्टिवेट करता है और उसके मुंह पे सेंड को फेंक देता है जो कि जाके उसके मुंह पे चिपक जाता है और थोड़ी देर के लिए वो ब्लाइंड स्टेट में पहुंच जाता है। हमें बताया जाता है ये स्किल सेंड थ्रो के बारे में। अगर तुमने सक्सेसफुली अपने एनिमे पे सेंड को थ्रो कर दिया तो तुम्हारा जो एनिमे होगा उसके अटैक का डैमेज हिट जो होगा वो थोड़े से परसेंटेज से डिक्रीज हो जाएगा और साथ में उसके देखने का जो व्यू होगा वो भी थोड़ा कम हो जाएगा और 3 सेकंड के लिए वो शून्य पड़ जाएगा। बर्दरमो सोचता है ये सेंड थ्रो स्किल उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और खास करके जब बात हो भारी भरकम ओपोनेंट तमान जैसे तो इसके मूवमेंट को रोकने के लिए यह स्किल तो बिल्कुल ही यूजलेस है। हम देखते हैं तमान को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो इसी गुस्से में अपने पैसिव स्किल को ट्रिगर करता है जो कि होता है लास्टिंग। इस लास्टिंग स्किल की वजह से ये 1 सेकंड के लिए ओवर पावर हो जाएगा, जिसे देखकर बर्दरमो सोचता है ये सही में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये लायक है हिडन बॉस होने का। लेकिन अब मेरी बारी है। इतना सोचते हुए वो अपने हाथ में प्राइमरी इक्विपमेंट सेल्फ डिस्ट्रॉइंग रोबोट को लिया होता है और वो सोचता है मुझे इसके पास जाने के लिए मुझे स्लाइड टैकल का इस्तेमाल करना होगा और वो उसका इस्तेमाल करके उसके बड़े ही क्लोज आ जाता है और वो सोचता है तमान जो है वो बहुत ही ज्यादा भारी है, मैं स्लाइड टैकल का इस्तेमाल करके इसे एक जगह पर नहीं रोक सकता हूँ, इसलिए मुझे इसे सामने से हिट करने की जरूरत है। इतना सोचते हुए वो उसके मुंह पे एक जोर का मुक्का मारता है। वो सोचता है इस पंच से ये थोड़ी देर के लिए चकरा जाएगा, जो कि हम देखते हैं उसे थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा होता है, जिसे देखकर वो सोचता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया। इतना सोचते हुए उसके सींग को पकड़ लेता है और अपने प्राइमरी इक्विपमेंट डेगर का इस्तेमाल करके उस पे घप घप भोंकने लगता है और फिर वो अपने बेसिक सा स्किल फ्रंट किक को इस्तेमाल करके उसे एक लात मारता है जिससे वो दूर जाके फेंकता है। फिर हम देखते हैं उसके सींग पे लगा होता है वही सेल्फ डिस्ट्रॉय होने वाला रोबोट जो कि बीप बीप साउंड करने लगता है, जिसे देखकर बर्दरमो बड़ा ही डेविल सा स्माइल देखता है। फिर हम देखते हैं वो सेल्फ डिस्ट्रॉय होने वाला रोबोट ब्लास्ट हो जाता है और तभी हम देखते हैं तमान को जो कि खांस रहा होता है, जिसे देखकर बर्दरमो सोचता है वापस खड़े होने के बारे में तो दोबारा सोचना भी मत। इतना सोचते हुए वो उस पे 2-4 चाकू फेंक देता है जो कि उसके टांग में जाके गड़ जाता है और वो उसके करीब जाकर उसके सींग पे लात रखते हुए कहता है क्या फायदा तुम्हारे इतने स्ट्रांग होने का, जब तुम इस एरिया से रिस्ट्रिक्टेड हो तब तक तो मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकते। इतना कहते हुए वो अपने रॉकी भैया वाले मशीन गन को निकालता है। अब लगता है इसका भी राम नाम सत्य होने जा रहा है। उसी समय हम देखते हैं बाहर लीडर बोर्ड का सीन, जहां फर्स्ट प्लेस पे होता है चेन कुनमो का नाम जो कि लेवल 14 पे पहुंच चुका होता है और उसके क्लास चेंज में होता है वैग्रेंट, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं आखिर क्या है ये चेन कुनमो ये अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ और ये कोई ऐसा इंसान बन चुका है जिसे फर्स्ट प्लेस मिल चुका हो। क्या रैंकिंग इस तरीके से नहीं निर्धारित है, जो सबसे पहले एग्जाम को पास करेगा वही रैंकिंग में सबसे ऊपर आएगा। आखिरकार ये सेंस भी कैसे बनाता है ये साला चेन कुनमो, ये कुत्ता ये पक्का ही चीट करा है। स्टूडेंट्स कह रहे थे हाँ यही हो सकता है, वरना और क्या ही बात हो सकती है। हो सकता है वो इसलिए सीक्रेट लैब से बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि वो डरता है हम सबको अपना चेहरा दिखाने से। वैसे भी जब समय खत्म हो जाएगा तो सभी को सीक्रेट लैब से टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, बस रुको इंतजार करो उसके बाहर आने का। इन सभी स्टूडेंट्स की ऐसी बातें सुन के कमिश्नर कहते हैं ये बच्चे ये कुछ नहीं जानते, चैन कुनमो पक्का ही एग्जामिनेशन के खत्म होने से पहले बाहर आ जाएगा। जिनकी बातें सुन के डायरेक्टर सोचते हैं ये कितना समय हो गया है लेकिन मैंने कमिश्नर को इस प्रकार भावुक नहीं देखा है। आखिरकार ये क्यों इतना श्योर है कि चैन कुनमो एग्जामिनेशन के खत्म होने से पहले ही बाहर आ जाएगा। हमें दिखाया जाता है एग्जामिनेशन के खत्म होने को अब बस 59 सेकंड बाकी होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है चैन कुनमो का सीन, जहां सिस्टम उसे बता रहा होता है कांग्रेचुलेसन आपको सभी बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए, चूंकि आपने सीक्रेट लैब के सभी बॉस को मार दिया इसके कारण स्पेल ब्लेंडर क्लास का जो रिवार्ड है वो एक्टिवेट हुआ है और इसके रिवार्ड के रूप में आपको जो रिवार्ड मिलने वाला था उसे 50% से बढ़ा दिया गया है। और उसे बताता है चूंकि आपने हिडन बॉस तमान को पूरी तरीके से छली कर दिया इसलिए इस समय आपके एक्सपीरियंस पॉइंट को 200% से बढ़ा दिया जा रहा है। उसे बताया जाता है कि आपको 30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है
फिर से उसे नोटिफिकेशन से बताया जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन हो आपको लेवल 14 पे पहुंचने के लिए, जिसे देखकर वो कहता है तो ऐसा लगता है सभी के सभी हिडन मिशन को कंप्लीट करना इस रिवार्ड के लायक था। फिर वो कहता है चूंकि मैंने पहले ही अपने क्लास को चेंज कर लिया है वेग्रेंट में, तो क्या ये अवेकनिंग स्टोन अब भी मुझ पे इफेक्ट करेगा। इतना कहते हुए वो जाके उस अवेकनिंग स्टोन पे हाथ रख देता है।